हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। और मैं हूं श्रीकांत और आपके सामने क्लास 10th का टॉपिक चल रहा है और इसमें हम समझेंगे पार्ट 2। इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं, ठीक है। यदि आप पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब पार्ट 1 आप देखे होंगे, ठीक है। तो जाइए और देखिए, उसके बाद इसको देखने के बाद मज़ा आएगा, ठीक है। तो आपके सामने क्या है? आपके सामने है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अब तराजू देखें, तराजू में क्या होता है? दोनों तरफ बराबर। जब हम सामान बेचते हैं बाज़ार में तो जो बेचता है तो एक साइड में क्या करता है, जो किलो होता है 1 केजी 2 केजी का, उसको रखते हैं और एक साइड में क्या रखते हैं, वस्तु। जब दोनों बराबर हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो जस्ट लाइक ऐसे ही समझना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है कि अभिकारक तो भाग अभिकारक का उत्पाद, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो अभिकारक है, उसके बाद जो बनेगा वो प्रोडक्ट है। तो दोनों साइड का जो मास होगा वो मास क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर। उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखो, कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहता क्या है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सो इन केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। कहता है कि मास को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं, तो इसलिए मास क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहता है। और देयरफॉर नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन केमिकल रिएक्शन शुड बी इक्वल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसीलिए जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट के एटम, वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए, बराबर। कहता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही निर्माण होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। मतलब अभिक्रिया के पहले और बाद के प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 2, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2। यहाँ देखो, यहाँ फेरस 3 है, यहाँ भी फेरस 3 है। हाइड्रोजन कितना, 8 है, ये भी 8 है। ये कितना है, 4 दूनी 8, ये 4 है, ये भी कितना है, 4 है। तो अभिक्रिया के पहले और बाद जो परमाणु संख्या होंगे वे परमाणु संख्या क्या होंगे, बराबर। मतलब इधर का मास बराबर होगा। उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कुछ चरण है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वर्ड फॉर्म में, फिर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। और हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे जो मेटल है उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। जो मेटल है उसको बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो यदि आप मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो अलग से इसको हम बना देंगे वीडियो कि कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। देखो, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तत्व का नाम, उसका संकेत, उसका वैलेंसी, आप क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, नहीं, आप 9th में पढ़े होंगे। और ये यदि आपके पास है, ये आपको याद है, तो आसानी से आप
जैसे सोडियम है तो सोडियम का Na+, पोटेशियम का K+, तो जो चार्ज दिया हुआ है वो समझो उसका वैलेंसी है। जैसे Na+, तो 1+ का चार्ज है तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। तो मतलब ये जितने सारे हैं यहाँ पे इस सारे का वैलेंसी कितना है, 1 है। क्या है, 1 है। कितना है, 1। और यहाँ पे जितना सारे हैं यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, वैलेंसी 3 है। उसी प्रकार यहाँ पे है इस सारे का वैलेंसी कितना है, इस पूरा का पूरा 1 है, ये पूरा क्या है, 2 है। ठीक है, ये 3 है। अमोनियम का NH4 होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 होता है। तो ये पता होना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो बैलेंस कैसे करते हैं। से यहाँ पे है, अब कोशिश करना है। हमने क्या सिखाया था कि पहले आप क्या करो, पहले आप मेटल को करो, फिर नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें तो करना पड़ेगा, ठीक है, हमें तो करना पड़ेगा बैलेंस। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं H2 + O2 क्या हो जाएगा यहाँ पे H2O। तो देखो तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, बट हुआ क्या, ये 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से कर देंगे, हो गया बैलेंस। उसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 3। तो हमने क्या सिखाया, पहले मेटल को करो उसके बाद नॉन मेटल। तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है, यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ पे 2 है। इसको 2 से कर दो गुना, तो हो गया नाइट्रोजन 2, बट हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, कर देते, हो गया बैलेंस। नहीं, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 3H2 + N2 बन जाएगा 2NH3। कोई दिक्कत यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ देखो एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ पे 2, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, तुम्हें बताओ। Al2 + O2 क्या बना देगा बाबू, बनाया हुआ है Al2O3। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया। और यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, बट ये 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे 2 से गुना कर दो, हो गया आराम से। समझ में आया। तो इस प्रकार से बैलेंस करेंगे दोनों साइड। ठीक है, अब है से कुछ भौतिक अवस्थाएं हैं, संकेत हैं। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, जो गैस है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, G। जो लिक्विड है उसके लिए लिखेंगे L। ठोस है उसके लिए S लिखेंगे। जलीय विलयन है तो उसके लिए एक लिखेंगे। जैसे यहाँ देखो AMG किस फॉर्म में है, ठीक है, गैस के फॉर्म में G लिख दिए। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, G के फॉर्म में है। ये भी क्या बन गया, G के फॉर्म में बन गया। फेरस यहाँ पे क्या है, लोहा, आयरन सॉलिड है। ये क्या है, जल के फॉर्म में है। ये बन गया सॉलिड, ये बन गया गैस। तो यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है उसके बगल में क्या लिख देंगे, उसका संकेत लिख देंगे, किस फॉर्म में है, किस रूप में है। तो उससे हमको ज़्यादा मतलब क्या होगा, ज्ञान मिलेगा कि अच्छा इस फॉर्म में है। ये लिखना आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं कि मतलब लिखेंगे तभी सही होगा, ऐसा नहीं है। बट ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, जानकारी होना चाहिए कि इस फॉर्म में होता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रियाओं की परिस्थितियाँ, मतलब ये ताप है, दाब है, उत्प्रेरक, मतलब किस कारण से होता है। ठीक है, तो ये तो बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या होता है, उसके लिए क्या क्या परिस्थितियाँ हैं। तो तापमान एक परिस्थिति हो सकता है, दाब हो सकता है, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो होता क्या है कि एक कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंसेस दैट कॉजेस ए रिएक्शन टेक प्लेस। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए जो कंडीशन चाहिए,
जो ज़रूरी है उसे क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो इस अभिक्रिया को होने के लिए क्या चाहिए, 340 atm प्रेशर चाहिए, तब जाके ये मिथेनॉल बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये क्या है बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये क्या है, हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या बन गया, ये बन गया मिथेनॉल। आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में कैसे ये बनता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए क्या हमको चाहिए, क्या ज़रूरी है, उससे क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। अब कहता है लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसका क्या सीमाएं हैं, तो देख लो, पढ़ लो। यह अभिकारकों और उत्पाद के भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं देता है, अर्थात वे ठोस है, तरल है, गैस है, ये नहीं बताता है। उसके बाद यह अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता के बारे में नहीं बताता है। यह प्रतिक्रिया के पूरा होने में लगने वाले समय और प्रतिक्रिया किस दर से आगे बढ़ती है इसके बारे में नहीं बताता है। यह प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा परिवर्तन के बारे में सूचित नहीं करता है, अर्थात ऊष्मा बाहर दी जाती है या अवशोषित की जाती है, नहीं बताता है। यह प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले स्थितियों जैसे कि तापमान, दबाव, उत्प्रेरक आदि के बारे में जानकारी नहीं देता है। यह प्रतिक्रिया की प्रकृति के बारे में सूचित नहीं करता है, अर्थात यह प्रतिवर्ती है या अपरिवर्तनीय है, इसके बारे में नहीं बताता है। ये कुछ सीमाएं हैं, इसको जान विश्व नॉलेज के लिए है ना, एग्जाम में नहीं आएगा। इसको हटा, इस सीमा को हटा के सकते हैं। कहता है कि पहला कि यदि मान लिया जाए कि कोई चीज़ है, तो ठोस है तो ठोस के लिए S लिख दो, लिक्विड है उसके लिए L लिख दो, गैस है उसके लिए G लिख दो, जलीय माध्यम है इसको एक्वस लिख दो। यदि ऐसा मान के चलते हैं तो हमको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पाद की ओर निर्देशित करने वाले तीर पर तापमान, दबाव और उत्प्रेरक जानकारी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती है या दोनों तरफ दिशाओं में आगे बढ़ सकती है तो दो आधे तीर लगा सकते हैं। मान लीजिए ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे या तो ऐसे लगा सकते हैं। जबकि यदि प्रतिक्रिया अपरिवर्तनीय है और केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, यानी आगे की दिशा में बढ़ती है, तो उसके लिए साइन का दे सकते हैं, आराम से सिर्फ ऐसे दे देंगे, हो गया। ठीक है, अरे एक चीज़ और समझ लो। ठीक है, यदि गैस है कि नहीं, गैस है, उड़ रहा है, तो उसके लिए हम ऐसे साइन दे सकते हैं। जैसे कि कोई मेटल है और अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है कि नहीं, तो वो गैस निकल रहा है, तो उसके लिए हम स्थान क्या देंगे, एरो का स्थान ऊपर दे देंगे। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, और इसके आगे हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और उसके आगे हम समझेंगे कुछ इसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो कैसा लगा, समझ में आया होगा, आई होप कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, और जो वीडियो है उसे आप देखते रहें और समझते रहें तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर लगातार देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, और टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।